किस्म की शुरुआत थेडेस्ट्रॉस के प्रेसिडेंट बनने से होती है, जो पहले अमेरिका के जनरल थे। इस सब के 5 महीने बाद हमें अपने मेन कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका से मिलवाया जाता है, जिसका असल नाम सैम विल्सन है। इस समय वह एक मिशन पर था, जिसके लिए वह यूएसए की मिलिट्री के साथ उन्हीं की एयरक्राफ्ट में मेक्सिको पहुंचता है। इस मिशन में उसके साथ उसका सबसे अच्छा साथी टोरस भी है, जिसे हम फाल्कन बना देख सकते हैं। मेक्सिको आने के बाद कैप्टन अमेरिका टोरस और बाकी सभी सोल्जर्स के साथ मिलकर आतंकवादियों से लड़ाई करने लग जाता है, क्योंकि आतंकवादियों ने जापान का एक कंटेनर चुराया था, जिसमें कुछ बहुत ही खास चीज थी। जापान और यूएसए के अच्छे ताल्लुकात, इसीलिए यूएसए की मिलिट्री जापान की मदद कर रही थी। इस कंटेनर को हासिल करने के लिए लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि सैम विल्सन बहुत ही अच्छे से अपने शील्ड के साथ अपने मजबूत पंखों का भी इस्तेमाल करता है और एक ही बार में कई दुश्मनों को मार गिराता है। तभी वह उड़ते हुए सामने अपने दुश्मन पर वार करता है, तो कभी एक ही वक्त में 3-4 लोगों को एक साथ वार करके मार देता। फाल्कन भी अपने पंखों की मदद कैप्टन अमेरिका का साथ दे रहा। सभी आतंकवादियों का खात्मा करने के बाद कैप्टन अमेरिका उनके बॉस के पास जाता है, जिसके पास कंटेनर लेने के बाद इससे पहले कि वह इस आदमी को मार दे, वह उनसे बचता और ये लोग यूएस से वापस। इस महीने बाद कैप्टन अमेरिका टोरस यानी फाल्कन बहुत खुश, क्योंकि इस लड़ाई में टोरस ने बहुत कैप्टन अमेरिका टोरस को अपनी सबसे अच्छे आइजिया ब्रैडली से मिलवाने के लिए लेकर कैप्टन अमेरिका टोरस को बताते हैं कि आइजिया ब्रैडली पहले बहुत ही अच्छे और साथ ही साथ कैप्टन अमेरिका भी। ये जानकर टोरस शॉक। लेकिन एक अजीब बात ये कैप्टन अमेरिका टोरस ये बताता कि कैप्टन अमेरिका बनने के बाद आइजिया ब्रैडली 30 साल के जेल में डाला। हालांकि ये बहुत अजीब, आइजिया ब्रैडली ने कैप्टन अमेरिका बनकर बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा प्रदर्शन। टोरस हैरान होकर आइजिया ब्रैडली से, आखिर जब आपने इतना अच्छा काम किया तो यूएस मिलिट्री ने आपको जेल में क्यों डाला? आइजिया ब्रैडली ने बताया कि जब वह कैप्टन अमेरिका बने थे, उन्होंने बहुत सफल मिशन किए। उन्होंने अपने मिशन में बहुत से लोगों की जान बचाई और यूएसए को काफी नुकसान होने से बचाया। इतने सफल मिशन करने के बाद वह तेजी से मशहूर होने लगे, लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। लेकिन यूएसए की सरकार को यह पसंद नहीं आया कि एक ब्लैक आदमी इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए। इसीलिए यूएसए की सरकार ने मुझे अरेस्ट कर लिया और 30 साल तक जेल के अंदर मेरे ऊपर विभिन्न प्रयोग करते रहे। इसी वजह से यूएसए की सरकार से बहुत नफरत किया करते थे। इनकी इन बातों की वजह से कैप्टन अमेरिका के दिल में भी इज्जत बहुत बढ़ जाती है और ये लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि तभी सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका को एक कॉल आती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उनके नए प्रेसिडेंट ने यानी थेडेस्ट्रॉस ने व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग रखी है। ये मीटिंग एक पार्टी के अंदर है, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और इसी के अंदर कैप्टन अमेरिका को यानी विल्सन को भी इन्वाइट किया गया। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैम विल्सन तैयार हो गए, आइजिया ब्रैडली और टोरस के साथ व्हाइट हाउस पहुंचा, जहां पर बहुत सारी देशों के प्रेसिडेंट भी आए हुए। पार्टी में थेडेस्ट्रॉस सैम विल्सन को देखते ही उसकी तारीफ करने लग जाते कि उसने मेक्सिको में बहुत अच्छा मिशन किया था, वह जापान की खोई हुई चीज को भी वापस हासिल कर लाया। अब सभी लोग मीटिंग रूम के अंदर इकट्ठा हो जाते। थेडेस्ट्रॉस स्टेज पर आकर मीटिंग का एजेंडा बताने लगते। वह बताते हैं कि आज से कुछ सालों पहले इंडियन ओशन में एक नया आइलैंड पैदा हो गया है, जिसे इस आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा था। थेडेस्ट्रॉस बताते हैं कि जैसे ही यह आइलैंड उभरा, आइलैंड ने सारे मुल्कों का ध्यान अपनी तरफ कर सारे ही मुल्क इस पर रिसर्च करने के लिए पहुंच गए और सबको यह बात मालूम हुई इस आइलैंड पर कुछ अजीब मेटल्स पाए जो कहीं और पूरी दुनिया में नहीं पाए और ये मेटल सबसे ज्यादा इस मेटल का नाम वैज्ञानिकों ने एडमेंटियम रखा। जैसे जैसे लोगों को एडमेंटियम के बारे में पता चलने लगा, सभी लोगों ने उसे हासिल करने के लिए यहाँ आना शुरू कर दिया। सारे मुल्क इसे लेकर जाना चाहते थे और इस चक्कर में सबकी लड़ाई हो सकती थी। ये किसी भी बड़ी जंग की वजह बन सकता था, इसलिए ने यह मीटिंग रखी थी। उसने फैसला किया था कि वे लोग आइलैंड के एडमेंटियम मेटल को बराबर बराबर बांट लेंगे, यानी वह मेटल बराबर हर मुल्क में जाएगा, जिससे किसी भी मुल्क के दरमियान जंग नहीं हो। सभी मुल्कों के प्रेसिडेंट इस बात पर सहमत हो जाते हैं और ये सब लोग मिलकर नया कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला करते हैं। यह भी बताते हैं कि जापान ने सबसे ज्यादा किया था और उसकी प्योर फॉर्म को हासिल भी कर लिया था, लेकिन आतंकवादियों के ग्रुप ने जापान की वह रिसर्च चुरा ली, जिसे फिर कैप्टन अमेरिका बचा कर ले आया। यानी मूवी के स्टार्ट पर जिस मिशन पर कैप्टन अमेरिका गया था, वह मिशन मेटल को ही बचाने का था। इसके लिए सबके सामने कैप्टन अमेरिका और टोरस का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी मीटिंग के दौरान अचानक से एक बहुत ही अजीब चीज होती है। वहाँ पर जोर से साउंड स्पेशल जाती है और इन साउंड्स के बीच ही आइजिया ब्रैडली, जो सैम विल्सन के साथ यहाँ आया था, वह खड़ा हो जाता, अपने पास वाले गार्ड से जबरदस्ती उसकी गन छीनते हुए उसे दूर दीवार पर गिराता और इसी गन से उस पर हमला कर। सिर्फ आइजिया ब्रैडली ही नहीं, यहाँ पर मौजूद 4 और गार्ड्स जो उसके ही वे
वे भी अपने गन्स निकालकर यहाँ के साथ बाकी सबके ऊपर हमला कर। अभी तक थेडेस्ट्रॉस इनकी फायरिंग से बचे। स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए सैम विल्सन आइजिया ब्रैडली के हाथ से गन लेने करता और इस तरह यहाँ सभी गार्ड दूसरे हमलावर गार्ड्स को रोकने लग जाते और ये जंग का सा माहौल बन जाता। इसी कयास के माहौल में यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त लड़की एंट्री, जिसने उड़ते हुए यहाँ पर फायरिंग करने वाले सोल्जर्स पर हमला करना शुरू कर एक एक करके सबको मारते हुए वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे और इस तरह हमें पता चलता है यह लड़की थेडेस्ट्रॉस की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। फाइनली सैम विल्सन इस लड़की और टोरस की मेहनत के बाद सभी गार्ड्स और आइजिया ब्रैडली को पकड़ कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन आइजिया ब्रैडली के पास जाता और उससे तुमने यह सब क्यों किया? मैं जानता हूँ तुम कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, आखिर हुआ क्या था तुम्हें? सैम विल्सन इसी सवाल पे सवाल करते जा रहा था, लेकिन एक और हैरान कर देने वाली अजीब बात यह थी कि आइजिया को तो कुछ याद नहीं था। उसे वह इंस्टेंट बिल्कुल भूल चुका था कि किस तरह उसने उस पर हमला किया। वह सैम विल्सन के सामने बिल्कुल इनकार कर चुका था कि तुम जो कह रहे हो मुझे बिल्कुल याद नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आइजिया ब्रैडली को उस पर हमले की वजह से जेल में डाल दिया गया था और सैम विल्सन उसे कहता, मैं जानता हूँ अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो जरूर इसके पीछे कोई और है और मैं सच का पता लगा कर रहूं और तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, ये मेरा वादा तुमसे। अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने वाला वह फौरन के पास गए और वहाँ जाकर उसने व्हाइट हाउस की सीसीटीवी फुटेज निकाली। सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए इन्हें काफी अजीबोगरीब चीजें नजर, जैसे कि मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले जब आइजिया अपना फोन यूज कर रहा था तो उसका फोन अजीब तरीके से ब्लिंक हुआ और इस ब्लिंकिंग में सिर्फ हाइट लाइट नजर आया और यही सेम काम उन चारों गार्ड्स के साथ भी हुआ जिन्होंने उस पर हमला किया। एक और शॉकिंग चीज इन्होंने ये नोटिस की, उन सारे गार्ड्स और आइजिया ने जब हमला किया था ठीक उससे पहले एक गाना बजा, जैसे उस म्यूजिक ने उन्हें ट्रिगर किया। देखते हुए सैम विल्सन और टोरस को यह बात समझ में आ गई थी कि आइजिया और उन चारों गार्ड्स से किसी ने यह काम करवाया और वे पांचों बेगुनाह। उन्हें बचाने के लिए सैम विल्सन टोरस के साथ मिलकर तय कर लेता कि आखिर वह उस आदमी को ढूंढ कर रहेगा जिसने आइजिया को फंसाया था और उस पर हमला किया। यह तय करने के बाद सैम विल्सन अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता। अभी वह रास्ते में ही था कि उसके पर किसी ने गन से हमला कर निकलकर उसने देखा तो यह वही आतंकवादियों का लीडर जिसके हाथ से वह जापान का कंटेनर बचाकर और वह सैम विल्सन के सामने बदला लेने के लिए सैम विल्सन से लड़ता और जल्द ही उसे हराकर ही अभी से नहीं उसे कॉल में एक आदमी उसे, तुमने इस आदमी को तो मार दिया लेकिन आगे जो कुछ भी होने वाला है तुम उसमें से किसी भी चीज को नहीं रोक पाओगे। इस फोन कॉल ने सैम विल्सन को परेशान कर दिया था क्योंकि इस बात से उसने इतना अंदाजा निकाल लिया था कि कोई तो है जो उसके ऊपर भी नजर रखे हुए है और जरूर ही इसका ताल्लुक थेडेस्ट्रॉस से भी होगा। इसलिए वह जल्दी से सेट होकर उसके पास जाकर उसकी फोन कॉल को ट्रेस करवाता है। कॉल ट्रेस करने पर उन्हें पता चला कि यह कॉल तो उन्हें एक गवर्नमेंट फैसिलिटी से ही आ रही थी। अब वहाँ पे ऐसा कौन था जो यह सब करवा रहा था, यह जानने के लिए टोरस और सैम फौरन ही वहाँ के लिए निकल जाते हैं। जाकर इन्होंने जो देखा ये लोग हैरान रह गए। वह फैसिलिटी असल में एक साइंस लैब थी जिसमें गवर्नमेंट का कोई काम नहीं हो रहा था बल्कि वहाँ पर कुछ प्रयोग चल रहे थे जो व्यक्तिगत रूप से करवा रहा। पता चलता है कि यह सब तब से करवा रहा था जब वह आर्मी में जनरल था। अभी वे इन चीजों को सोचकर हैरान ही हो रहे थे कि उनके सामने एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो गई। इसका नाम था डल लीडर, जिसे देखकर ये दोनों हक धक रह गए। एक तो डल लीडर पूरा ग्रीन था और ऊपर से उसका सर भी बहुत बड़ा। सैम अब उससे पूछता है तुम कौन हो और ये सब क्यों करवा रहे? मैं जानता हूँ तुमने ही करवाया, आखिर चाहते क्या हो तुम? उसकी बातें सुनकर लीडर ने उसे बताया कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। एक मर्तबा मैंने ब्रूस नाम के एक मार्वल कैरेक्टर की उसकी मदद के चक्कर में मुझे खुद को भी चोट लग गई और वह तो पहले से ही ब्लीड कर रहा था। उसका गामा रेडिएशन वाला ब्लड मेरे सर के जख्म पर गिरा और उसके गामा रेडिएशन के इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से मेरा सर बड़ा होने और मैं इस तरह अजीब सा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज जो सबसे हुई, मेरे दिमाग की पावर कई 100 गुना बढ़ गई। जैसे ही थेडेस्ट्रॉस को मेरे बाद उसने मुझे पकड़ा, मैंने उस टाइम थेडेस्ट्रॉस की बहुत मिन्नत, वह मुझे छोड़ दे, इसके बदले में तुम हर बात मानो। लेकिन थेडेस्ट्रॉस ने मुझे नहीं छोड़, कहा कि यह सब यूएस की गवर्नमेंट, अगर मैं यूएस का प्रेसिडेंट बन तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन अब देखो थेडेस्ट्रॉस यूएस का के बावजूद भी इसने आज तक मुझे नहीं छोड़ा। यहाँ तक प्रेसिडेंट बनने के बाद भी थेडेस्ट्रॉस मेरे पर प्रयोग करवाता रहा और आखिर एक दिन मेरी गुस्से की इंतहा हो गई। जो साइंटिस्ट मेरे पर प्रयोग कर रहे थे मैंने उन्हीं को मार दिया और फिर ठान लिया कि थेडेस्ट्रॉस का असली चेहरा मैं दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। ऐसा करके ही मेरा बदला पूरा हो सकता था। इसीलिए मैंने आतंकवादियों के ग्रुप को हायर किया। मैंने उन्हें जापान के कंटेनर को चोरी करने को कहा और इस काम के लिए मैंने CIA के अकाउंट से ही पैसे भेजे ताकि जब जापान इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे तो जापान को लगे कि ये सब बातें करने के बाद सैम विल्सन
विल्सन ने यह बात भी पता कर ली थी कि अभी थोड़ी देर पहले जिस आदमी की उसे कॉल आई थी वह भी लीडर ही था और इन सारी चीजों के पीछे भी लीडर ही। सैम विल्सन इन सारी चीजों को रोकने के लिए जल्द ही लीडर को पकड़ने का डिसाइड करता और इससे पहले कि वह यहाँ लीडर के ऊपर हमला करके उसे पकड़ लेता, लीडर यहाँ पर एक म्यूजिक प्ले कर देता और यहाँ पर मौजूद सभी गवर्नमेंट के गार्ड्स को हिप्नोटाइज कर उन्हें अपने लिए काम करने पर मजबूर कर। अब सारे गार्ड्स क्योंकि उसकी बात मान रहे, सभी गार्ड सैम विल्सन और टोरस पर हमला कर। सैम विल्सन और टोरस और ये गार्ड ये दोनों इनसे लड़ने में बस रोक रहे, पीछे से मौके का फायदा उठाकर लीडर यहाँ से भाग गए। सैम विल्सन और टोरस बहादुरी से सभी गार्ड्स को मारते हुए आखिर मौके पाते ही यहाँ से निकल जाते हैं लीडर को पकड़ने। लेकिन बाकी दुनिया में जाने पर उन्हें पता चलता है कि बहुत देर हुई, लीडर ने जो प्लान बनाया वह काम कर गए। जापान ने जब अपने कंटेनर के चोरी होने की इन्वेस्टिगेशन की तो इन्हें पता चला कि उस आतंकवादी को पैसे देने वाली CIA USA की इंटेलिजेंस कंपनी, का मतलब कि उनके कंटेनर के चोरी करने के यूएस, इसीलिए जापान और USA के दरमियान में तल्ख माहौल देखते हुए जापान के साथ क्या हुआ वह कॉन्ट्रैक्ट तोड़, इसमें उसने उस मेटल को USA और बाकी मुल्कों के साथ जापान के प्रेसिडेंट फॉरेन जापानीज आर्मी को सेलेस्ट्रियल भेजाकर वहाँ का सारा ये लोग अपने काबू में कर। जैसे ही यह बात जापान को मिलती है वह रोकने के लिए अपने मिलिट्री को वहाँ भेजने का फैसला करता है। अब क्योंकि इस पर दो बड़ी बड़ी आमने सामने आ गई थी तो पूरी दुनिया में यह चर्चे होने लगे कि जापान और USA के दरमियान जंग होने वाली है। स्थिति के बिगड़ने की खबर जैसे ही सैम और टोरस को होती है वो भी जल्दी से चेंज करते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ आने के बाद फॉरेनर्स ने थेडेस्ट्रॉस में जाकर थेडेस्ट्रॉस से मुलाकात की और उसे समझाने की कोशिश की कि कोई भी गलत कदम वह न उठाए। अगर USA और जापान के दरमियान कोई भी जंग हो गई तो नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। एक तरफ सैम विल्सन सारी स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ लीडर जो सैम विल्सन से बचने के बाद आया एक घर के अंदर था और वहाँ से एक फोन चुराते हुए उसने US के 2 फाइटर जेट को हैक कर लिया। असल में उन्होंने इस फाइटर जेट के रेडियो सिस्टम को हैक किया। ये दोनों फाइटर जेट इस समय सेलेस्ट्रियल आइलैंड के ऊपर थे और फाइटर जेट के रेडियो से अब वह दोनों पायलट्स को फाइटर जेट्स पर हमला करने का ऑर्डर दे देता। ये देखते हुए जापान को लगता है कि USA ने जंग की शुरुआत कर दी, इसीलिए वह भी अपने 2 फाइटर जेट भेजता। USA के फाइटर जेट से लड़ने के यानी जंग शुरू हो चुकी। जापानी फाइटर क्राफ्ट अब USA के फाइटर क्राफ्ट के ऊपर हमला करने वाले, लेकिन सही वक्त नुकसान होने से पहले ही सैम विल्सन और टोरस उड़ते हुए जाते हैं। फाइटर जेट्स के अंदर USA के पायलट्स को बाहर निकाल, सोल्जर्स की जान तो बच जाती लेकिन फाइटर क्राफ्ट तबाह हो चुके, लेकिन शुक्र था कि जान किसी की नहीं गई। अब सैम विल्सन जाकर जापान के प्रेसिडेंट को यह बात समझाते हैं कि यहाँ पर कोई जंग नहीं हो रही, बल्कि USA के 2 पायलट्स ने बिना परमिशन के वहाँ पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। जापान के प्रेसिडेंट सैम विल्सन की बात पर यकीन करते हैं और इस तरह सैम विल्सन की वजह से जापान और USA के दरमियान होने वाली जंग खत्म हो जाती। दोनों ही प्रेसिडेंट अपनी अपनी मिलिट्री लेकर सेलेस्ट्रियल आइलैंड से अपने अपने मुल्क वापस आ जाते। सैम विल्सन भी वापस आ, लेकिन हमें पता चलता कि टोरस लेस्ट के आइलैंड में बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन एक वक्त पर सैम उसे हॉस्पिटल ले आया और अब उसका इलाज चल रहा है। 3 महीने हो गए। अब हमें दिखाया जाता है कि ने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें वह यह बात क्लियर करना चाहते थे कि जापान और उनके दरमियान कोई जंग नहीं हुई बल्कि एक गलती हुई थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सैम विल्सन भी था और यहाँ पर उससे मिलने के लिए लीडर भी आ गए। वह सैम विल्सन पर गुस्सा था क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था USA और जापान के दरमियान जंग करवाने का, सैम विल्सन की वजह से उसका पूरा प्लान चौपट हो गया और ऐसा जो घटिया चेहरा उसने लोगों को दिखाना वह भी लोगों के सामने नहीं आ सका। लीडर सैम विल्सन से कहता, तुम फिक्र न करो, घटिया चेहरा तो मैं लोगों के सामने ला कर ही रहूंगा। सैम विल्सन लीडर से, आखिर तुम्हारे से प्रॉब्लम क्या? तब लीडर उसे अपना पास्ट बताता कि पहले उसे जानलेवा बीमारी, इस बीमारी की वजह से वह मर सकता, लेकिन जैसे ही लीडर को उसकी बीमारी के बारे में पता चला, लीडर ने थेडेस्ट्रॉस की मदद और एक ऐसी दवाई जिससे उसकी बीमारी, लीडर बताता है थेडेस्ट्रॉस वह दवाई रोज खाता और उस दवाई के अंदर असल लीडर बताता कि रोज वो गोली लेने की वजह से थेडेस्ट्रॉस की बॉडी में अब बहुत सारे अब इन गामा रेडिएशन का रिजल्ट क्या, कुछ ही सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसकी पूरी बॉडी अजीब से हिलने लगी और वह नीचे, हम देखते हैं कि उसका पूरा जिस्म लाल पड़ने बड़ा भी और कुछ ही देर में देखते ही वह एक रेड हल्क में गामा रेडिएशन उसके अंदर बहुत ज्यादा जिसकी वजह से वह यहाँ चीजों की तोड़ में और सोल्जर्स उसे रोकते रहे। अब स्थिति को कंट्रोल करने सैम विल्सन सामने, लेकिन वह यहाँ लीडर को भी नहीं छोड़ जा, उसने यहाँ पर मौजूद सोल्जर्स के हाथों सबसे पहले लीडर को ही अरेस्ट कर और फिर स्थिति को कंट्रोल करने को यह लड़ाई मूवी बेस्ट कैप्टन अमेरिका के सामने रेड हल्क और रेड हल्क कहीं ना कहीं क्योंकि तभी रेड हल्क ने पूरी जलती हुई कहर उठाकर कैप्टन अमेरिका की तरफ फेंकी, जिससे बचने के लिए कैप्टन अमेरिका
अमेरिका ने अपने पंखों का इस्तेमाल किया, लेकिन हैवी मेटल से बने हुए ये पंख भी लड़ाई के दौरान टूट गए और कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी जमीन में गिर गई। अब इससे पहले कैप्टन अमेरिका उसे इमोशनली करने का सोचता है और उसके सामने उसकी बेटी का नाम लेता है। वह उसे कहता है, तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए रिलैक्स होना पड़ेगा। ये सुनते ही सैम विल्सन की यह तकनीक काम कर जाती है और अपनी बेटी का नाम सुनते ही वह दोबारा नॉर्मल इंसान बन जाता है। रेड हल्क से दोबारा एक इंसान बन जाता है। नॉर्मल होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने यहाँ बहुत सारे कानून तोड़े और पहले भी बहुत सी अवैध चीजें अब उसके सामने आ गई। यहाँ जेल में सैम विल्सन उसे उसकी बेटी से मिलवाने के लिए लेकर आता। साथ ही साथ अभी सैम विल्सन यह बात भी साबित करने की कोशिश में था कि आइजिया ब्रैडली ने उस पर हमला नहीं करवाया। जैसे ही उसकी यह बात साबित हो जाती तो आइजिया को भी जेल से रिहा कर दिया जाता और इस तरह सैम विल्सन का मिशन पूरा हो जाता और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सैम विल्सन लीडर से मिलने के लिए जेल लीडर से कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझे पकड़कर तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो गई? ऐसा नहीं, मैं अपनी पावर की मदद से फ्यूचर देख सकता हूँ और यहाँ पर अब वो सब आने वाले हैं जिनका तुम सामना नहीं कर पाओ। सैम विल्सन ने पूछा, क्या लीडर ने बताया कि हमारी इस दुनिया के अलावा इस पूरी कायनात में बहुत सी दुनिया जहाँ पर वे सब रहते हैं और जब वे आएंगे तुम उनका सामना नहीं कर पाओ। लीडर के कहते ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो